ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 8। ओलिवर लंदन के लिए चलता है। वह सड़क पर एक अजीब तरह के युवा सज्जन से मिलता है। ओलिवर उस रास्ते पर पहुंचा जहां से एक छोटी सी पगडंडी खत्म होती थी और एक बार फिर मुख्य सड़क पर आ गया। अब रात के 8 बज रहे थे। हालांकि वह शहर से लगभग 5 मील दूर था, वह दौड़ता और झाड़ियों के पीछे छुपता रहा ताकि उसे कोई पीछा न कर सके और न पकड़ सके। फिर उसने एक मीलस्टोन के पास आराम करने के लिए बैठ गया और पहली बार सोचने लगा कि उसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए। उस पत्थर पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि इस जगह से लंदन तक 70 मील हैं। यह नाम लड़के के मन में नए विचारों की एक लहर उठाता है। लंदन वह बड़ा शहर, कोई भी, यहाँ तक कि मिस्टर बम्बल भी उसे वहाँ नहीं खोज सकता। उसने अक्सर सुना था कि काम के घर में पुराने लोग कहते थे कि लंदन में कोई भी जो मेहनती हो वहाँ कभी भूखा नहीं रहेगा, और उस विशाल शहर में जीने के तरीके हैं जिनका ग्रामीण इलाकों में पले-बढ़े लोगों को कोई अंदाजा नहीं है। यह एक बेघर लड़के के लिए एकदम सही जगह थी, जिसे सड़क पर मरना पड़ सकता था अगर कोई उसकी मदद न करे। ये विचार उसके दिमाग में घूमते रहे और उसने अपने पैरों पर कूदकर आगे चलना शुरू कर दिया। उसने लंदन से खुद को 4 मील और कम कर दिया जब उसे याद आया कि उसे वहां पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना होगा। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी और वहां पहुंचने के साधनों पर विचार करने लगा। उसके पास एक रोटी का टुकड़ा, एक मोटा शर्ट और 2 जोड़ी मोजे थे। उसके पास एक पैसे भी थे, सॉवरेरी के एक दफन के बाद उसे मिले थे, जिसे उसने अपनी जेब में रखा था। एक साफ शर्ट, ओलिवर ने सोचा, बहुत आरामदायक होती है, और 2 जोड़ी मरम्मत की गई मोजे भी, और एक पैसा भी, लेकिन ये सभी चीजें 60-65 मील की यात्रा में कम मददगार हैं। लेकिन ओलिवर के विचार, जैसे अधिकतर लोगों के होते हैं, हालांकि वे उसके कठिनाइयों को जल्दी से पहचान लेते हैं, उन्हें हल करने का कोई व्यावहारिक तरीका सुझाने में असमर्थ थे। इसलिए बहुत सोचे समझे बिना उसने अपने छोटे से बंडल को दूसरी कंधे पर बदल दिया और आगे बढ़ते रहे। ओलिवर ने उस दिन 20 मील चलाए और पूरे समय उसने केवल सूखी रोटी का टुकड़ा और कुछ पानी पिया, जिसे उसने सड़क किनारे के घरों से भीख मांगकर प्राप्त किया। जब रात आई तो उसने एक मैदान में घुसकर एक भूसे के ढेर के नीचे छिपने का निर्णय लिया और वहां सोने की योजना बनाई। शुरुआत में उसे डर लग रहा था, क्योंकि हवा उदासीन रूप से खाली खेतों पर चल रही थी और वह ठंडा और भूखा था और पहले से कहीं अधिक अकेला महसूस कर रहा था। हालांकि अपनी यात्रा की थकावट के कारण वह जल्दी सो गया और अपनी परेशानियों को भूल गया। अगली सुबह वह ठंड और कठोरता महसूस करते हुए उठा और इतना भूखा था कि उसे पहली ही गांव में एक छोटी सी रोटी के लिए पैसे बदलने पड़े। उसने 12 मील ही चलाए थे जब रात फिर से आ गई। उसके पैर दर्द से भर गए थे और उसके पैरों की ताकत इतनी कम हो गई थी कि वे कांप रहे थे। एक और रात की ठंडी और नम हवा ने उसे और भी खराब कर दिया। जब वह अगली सुबह यात्रा पर निकला तो वह मुश्किल से चल पा रहा था। वह एक खड़ी पहाड़ी के नीचे रुका और जब एक स्टेज कोच आई तो उसने बाहरी यात्रियों से भीख मांगी, लेकिन बहुत कम ही थे जिन्होंने उसकी ओर ध्यान दिया, और जिन लोगों ने ध्यान दिया उन्होंने उसे इंतजार करने को कहा जब वे पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाए और फिर देखें कि वह आधे पैसे के लिए कितना दौड़ सकता है। गरीब ओलिवर ने कोच के साथ थोड़ी देर चलने की कोशिश की, लेकिन अपनी थकावट और दर्द से भरे पैरों के कारण ऐसा नहीं कर सका। जब बाहरी यात्रियों ने यह देखा तो उन्होंने अपने आधे पैसे अपनी जेब में वापस डाल दिए, यह कहते हुए कि वह एक आलसी लड़का है और उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए, और कोच धूल का बादल छोड़ते हुए चल दी।
कुछ गांवों में बड़े बड़े रंगीन बोर्ड लगाए गए थे जो सभी को चेतावनी देते थे कि जो भी भीख मांगेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। इससे ओलिवर बहुत डर गया और उसने उन गांवों से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने की खुशी महसूस की। दूसरों में वह गेस्ट हाउस के आंगन में खड़ा रहता और हर गुजरने वाले को दुखी नजर से देखता। यह आमतौर पर इस पर समाप्त होता कि गेस्ट हाउस की महिला किसी एक पोस्ट बॉय को आदेश देती कि उस अजीब लड़के को बाहर निकालो, क्योंकि उसे लगता था कि वह कुछ चुराने आया है। अगर वह किसी किसान के घर पर भीख मांगता तो उन्हें अक्सर कुत्ते को छोड़ने की धमकी मिलती, और जब वह किसी दुकान में अपना चेहरा दिखाता तो वे बीडल के बारे में बात करते थे, जिससे ओलिवर का दिल उसकी जगह पर आ जाता था। आम तौर पर वही चीज होती थी जो उसने कई घंटों तक वहां रखा था। वास्तव में अगर एक अच्छे दिल वाले टर्नपाइक मैन और एक दयालु पुरानी महिला की मदद नहीं होती तो ओलिवर की परेशानियां उसकी मां की तरह खत्म हो जाती, यानी वह निश्चित रूप से सड़क पर मर जाता। लेकिन टर्नपाइक मैन ने उसे रोटी और पनीर का खाना दिया, और उस बूढ़ी महिला ने, जिसकी एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त पोते दूर के हिस्से में घूम रहा था, गरीब अनाथ पर दया की और उसे जो भी कुछ दे सकी, और भी इतनी दयालु और कोमल शब्दों और आंसुओं के साथ कि वे ओलिवर की आत्मा में गहरे उतर गए, जितना कि उसने पहले कभी महसूस किया था। 7वें दिन सुबह जल्दी जब उसने अपने देश को छोड़ा, ओलिवर धीरे धीरे बार्नेट के छोटे से शहर में पहुंचा। खिड़कियां बंद थीं, सड़क खाली थी, कोई भी दिन की गतिविधियों के लिए नहीं उठा था। सूरज पूरी सुंदरता के साथ उग रहा था, लेकिन प्रकाश केवल ओलिवर को उसकी अकेलापन और सुनसान दिखा रहा था, क्योंकि वह खून से लथपथ पैरों और धूल से ढके हुए एक दरवाजे की सीढ़ी पर बैठा था। हेलो मेरे साथी, क्या चल रहा है? वह लड़का जिसने इस सवाल को युवा यात्री से पूछा अपने उम्र के करीब था, लेकिन ओलिवर ने जो लड़के देखे थे उनमें से यह सबसे अजीब दिखने वाला था। वह एक छोटा सा चौड़ी भौं वाला साधारण मुंह वाला लड़का था और इतना गंदा था कि आप चाहें तो ही देखना चाहेंगे, लेकिन उसके पास एक आदमी जैसे सभी तरीके और चाल ढाल थे। वह अपने उम्र से छोटा था, उसके पैर थोड़े मुड़े हुए थे और उसकी आंखें छोटी, तेज और बदसूरत थीं। उसका टोपी उसके सिर पर इतनी हल्की रखी गई थी कि वह हर पल गिरने का खतरा पैदा कर रही थी, और ऐसा अक्सर होता अगर उसे अपनी टोपी को हर बार अचानक हिलाकर सही जगह पर न रख लिया जाता। उसने एक आदमी का कोट पहना हुआ था जो लगभग उसकी एड़ी तक आता था। उसने आस्तीन को आधा मोड़ रखा था ताकि उसके हाथ बाहर आ सकें। स्पष्टतः इसका उद्देश्य था कि वह अपने हाथों को अपने कॉर्डरॉय पतलून की जेब में डाल सके, क्योंकि वहां उसने अपने हाथ रखे थे। वह पूरी तरह से ऐसा दिखने वाला था जैसे 4 फीट 6 इंच का या थोड़ा कम लंबा एक ठसकदार और स्वैगरिंग युवा। हेलो मेरे दोस्त, क्या हो रहा है? इस अजीब युवक ने ओलिवर से कहा। मैं बहुत भूखा और थका हुआ हूँ, ओलिवर ने जवाब दिया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बहुत दूर तक चला हूँ। मैं पिछले 7 दिनों से चल रहा हूँ। 7 दिनों तक चलना? युवक ने कहा। ओह समझ गया, जज का आदेश है ना? लेकिन उसने ओलिवर की आश्चर्यचकित नजर देखकर जोड़ा, मुझे लगता है कि तुम नहीं जानते कि जज क्या होता है, मेरे चमकदार साथी। ओलिवर ने मृदु स्वर में जवाब दिया कि उसने हमेशा सुना है कि जज शब्द का इस्तेमाल एक पक्षी के मुंह के लिए किया जाता है। हे भगवान, कितने हरे हो, युवक ने चौंकते हुए कहा। देखो, जज एक मजिस्ट्रेट होता है, और जब तुम जज के आदेश पर चलते हो तो यह सीधा नहीं होता, बल्कि हमेशा ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे नहीं आता।
क्या तुम कभी मिल पर नहीं गए? कौन सा मिल? ओलिवर ने पूछा। कौन सा मिल? यार, वह मिल जो इतना कम जगह लेती है कि वह एक पत्थर के घड़े के अंदर भी काम कर सकती है, और हमेशा तब बेहतर काम करती है जब हवा कम हो, क्योंकि तब लोग काम करने के लिए नहीं मिलते। लेकिन आओ, युवक ने कहा, तुम्हें खाना चाहिए और तुम्हें मिल जाएगा। मेरे पास खुद भी कम पैसे हैं, सिर्फ 1 शिलिंग्स और 1 मैगपाई, लेकिन जितना हो सके मैं खर्च करूंगा। उठो अब, चलो। ओलिवर को उठने में मदद करते हुए युवक ने उसे एक पास के चांडलर की दुकान पर ले जाया, जहां उसने तैयार की गई हैम और एक आधा क्वार्टर रोटी खरीदी, जिसे उसने अपनी भाषा में 4 पैनी ब्रेड कहा। हैम को साफ और धूल से बचाने के लिए रोटी में एक छेद करके उसे उसमें भर दिया गया था। रोटी को अपनी बाह के नीचे लेकर युवक एक छोटे से सार्वजनिक घर में चला गया और एक पिछवाड़े के कमरे में ले गया। यहाँ एक बियर की बोतल लाई गई, युवक की निर्देश पर, और ओलिवर ने अपने नए दोस्त के कहने पर एक लंबा और दिल से खाया, जिसके दौरान अजीब लड़का उसे समय समय पर बड़े ध्यान से देखता रहा। लंदन जा रहे हो? अजीब लड़के ने पूछा, जब ओलिवर ने अंततः खाना समाप्त कर लिया। हाँ। कोई ठहरने की जगह? नहीं। पैसे? नहीं। अजीब लड़के ने सीटी बजाई और अपने हाथों को अपनी जेबों में डाल दिया, जितना बड़ा कोट की आस्तीन उन्हें जाने देता था। क्या तुम लंदन में रहते हो? ओलिवर ने पूछा। हाँ, जब मैं घर पर होता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि तुम आज रात कहीं सोने की जगह चाहते हो, है ना? हाँ, वास्तव में, ओलिवर ने उत्तर दिया। मैंने देश छोड़ने के बाद से छत के नीचे नहीं सोया है। इस बारे में अपनी आंखों को मत जलाओ, युवक ने कहा। मुझे आज रात लंदन में होना है, और मैं एक आदरणीय पुराने सज्जन को जानता हूं जो वहां रहता है, जो तुम्हें मुफ्त में ठहरने की जगह देगा और कभी भी पैसे नहीं मांगेगा, यानी अगर कोई सज्जन जिसे वह जानता है तुम्हारा परिचय दे। और क्या वह मुझे नहीं जानता? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, युवक ने हंसते हुए कहा, जैसे कि इसके बाद की बातें मजाकिया और व्यंग्यात्मक थीं, और इसी दौरान उसने बियर समाप्त की। यह अप्रत्याशित आश्रय की पेशकश इतनी लुभावनी थी कि इसे ठुकराया नहीं जा सकता था, खासकर जब तुरंत यह आश्वासन दिया गया कि पुराने सज्जन निश्चित रूप से ओलिवर को जल्द से जल्द आरामदायक जगह प्रदान करेंगे। इससे एक अधिक दोस्ताना और विश्वसनीय बातचीत शुरू हुई, जिससे ओलिवर को पता चला कि उसके दोस्त का नाम जैक डॉकिंस था, और वह पहले उल्लेखित वृद्ध सज्जन का विशेष प्रिय और संरक्षित था। मिस्टर डॉकिंस की उपस्थिति इस बात के समर्थन में ज्यादा कुछ नहीं कहती थी कि उसके संरक्षक के हित ने उनके द्वारा संरक्षित लोगों के लिए कितना आरामदायक बनाया, लेकिन चूंकि उसकी बातचीत का तरीका काफी त्वरित और ढीला था, और इसके अलावा उसने यह स्वीकार किया कि उसके करीबी दोस्तों के बीच उसे द आर्टफुल डॉजर के उपनाम से जाना जाता था, ओलिवर ने निष्कर्ष निकाला कि एक विलासी और लापरवाह स्वभाव के कारण उसके संरक्षक के नैतिक उपदेश अब तक उसके लिए बेकार थे। इस धारणा के तहत उसने गुप्त रूप से यह तय किया कि वह जल्दी से वृद्ध सज्जन की अच्छी राय प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और यदि उसने पाया कि डॉजर सुधारने योग्य नहीं है, जैसा कि उसे आधा संदेह था, तो वह आगे की जान पहचान से इनकार कर देगा। जॉन डॉकिंस ने रात होने से पहले लंदन में प्रवेश करने का विरोध किया, इसलिए जब वे इस्लिंगटन में टर्नपाइक पर पहुंचे तो लगभग 11 बज रहे थे। वे एंजेल से सेंट जॉन रोड पर चले गए, सैडलर के विल्स थिएटर तक समाप्त होने वाली छोटी गली से होते हुए, एक्समाउथ स्ट्रीट और कॉपिस रो के माध्यम से वर्कहाउस के बगल में छोटे आंगन से होकर हॉकलेन द होल नामक क्लासिक क्षेत्र को पार करते हुए, फिर लिटिल सफरॉन हिल में,
और फिर ग्रेट सफरॉन हिल पर, जहां डॉजर तेजी से दौड़ते हुए ओलिवर को उसके करीब ही रहने के लिए निर्देशित कर रहा था। हालांकि ओलिवर को अपने नेता का पीछा करने में पर्याप्त व्यस्तता थी, उसने चलते हुए सड़क के दोनों तरफ कुछ जल्दी से नजरें डालीं। उसने इससे गंदा और दुखद जगह कभी नहीं देखी। सड़क बहुत संकरी और कीचड़ से भरी हुई थी और हवा गंदे बदबू से भरी थी। कई छोटे छोटे दुकानें थीं, लेकिन केवल माल बच्चों के ढेर लगते थे, जो रात के इस समय भी दरवाजों में से बाहर आते जाते या अंदर से चिल्लाते रहते थे। केवल स्थान जो सामान्य बर्बादी के बीच फल फूल रहे थे, वे सार्वजनिक घर थे, और वहां आयरिश के सबसे निचले स्तर के लोग पूरी ताकत से झगड़ रहे थे। यहाँ और वहाँ मुख्य सड़क से अलग होते हुए कवर किए हुए रास्ते और आंगन छोटे छोटे घरों के गुच्छे दिखाते थे, जहाँ शराबी पुरुष और महिलाएं गंदगी में लिपटी हुई थीं, और कई दरवाजों से बहुत ही बुरे दिखने वाले लोग सावधानी पूर्वक बाहर आ रहे थे, जो पूरी तरह से गलत या हानिकारक कामों में लगे प्रतीत हो रहे थे। ओलिवर सोच रहा था कि क्या उसे भाग जाना चाहिए। जब वे पहाड़ी के नीचे पहुंचे, उसके मार्गदर्शक ने उसे बाहू से पकड़ लिया, एक घर के दरवाजे को खोला जो फील्ड लेन के पास था, और उसे रास्ता में खींचते हुए दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। अब फिर नीचे से एक आवाज आई, डॉजर की सीटी की प्रतिक्रिया में प्लमी और स्लैम जवाब था। यह ऐसा प्रतीत होता था जैसे यह कोई संकेत या प्रतीक था कि सब कुछ ठीक था, क्योंकि रास्ता के दूरस्थ छोर पर एक कमजोर मोमबत्ती की रोशनी दीप्तिमान हो रही थी, और एक आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था, जहां पुराने रसोईघर की सीढ़ियों की बालस्ट्रेड हटा दी गई थी। तुम में से 2 लोग हैं, आदमी ने कहा, मोमबत्ती को आगे बढ़ाते हुए और अपनी आंखों को हाथ से ढकते हुए। दूसरा कौन है? नया साथी, जैक डॉकिंस ने जवाब दिया, ओलिवर को आगे खींचते हुए। वह कहां से आया है? ग्रीनलैंड से। क्या फेगिन ऊपर हैं? हाँ, वह तौलिए क्रम से हैं। ऊपर जाओ। मोमबत्ती को पीछे खींच लिया गया और चेहरा गायब हो गया। ओलिवर ने एक हाथ से रास्ता ढूंढते हुए और दूसरे हाथ को अपने साथी द्वारा मजबूती से पकड़े हुए अंधेरे और टूटी हुई सीढ़ियों को बड़ी कठिनाई से चढ़ा, जिसे उसके मार्गदर्शक ने इतनी आसानी और तेजी से चढ़ा कि यह दिखाता था कि वह उनसे अच्छी तरह परिचित था। उसने एक पिछली कमरे का दरवाजा खोला और ओलिवर को अपने पीछे खींच लिया। कमरे की दीवारें और छत उम्र और गंदगी से पूरी तरह काली थीं। एक बड़ी मेज आग के सामने थी, जिस पर एक मोमबत्ती थी, जो एक अदर बियर की बोतल में डाली गई थी, 2-3 पीतल के बर्तन, एक रोटी और मक्खन, और एक प्लेट थी। एक तवे पर, जो आग पर था और जो एक डोरी से मेंटल शेल्फ से बंधा था, कुछ सॉसेज पक रहे थे, और उनके ऊपर खड़ा एक बहुत बूढ़ा सिकुड़ा हुआ यहूदी था, जिसका दुष्ट और घृणित चेहरा बहुत सारे उलझे हुए लाल बालों से ढका हुआ था। वह एक चिकनाई वाली ऊनी चादर में लिपटा हुआ था, उसके गले को खुला छोड़कर, और वह तवे और कपड़े की रैक के बीच अपनी ध्यान को बांट रहा था, जिस पर बहुत सारे रेशमी रुमाल लटक रहे थे। फर्श पर कई पुराने बोरे से बने खुरदरे बिस्तर एक दूसरे के साथ झुंड में थे। मेज के चारों ओर 4 या 5 लड़के बैठे थे, जो डॉजर से बड़े नहीं थे, लंबी मिट्टी की चिलम पी रहे थे और मध्यम उम्र के पुरुषों की तरह शराब पी रहे थे। ये सभी अपने साथी के चारों ओर भीड़ में इकट्ठे हो गए जब उसने यहूदी से कुछ शब्द फुसफुसाए और फिर पलटे और ओलिवर को मुस्कुराया। यही काम यहूदी ने भी किया, तवे की कांटे के साथ। यह है फेगिन, जैक डॉकिंस ने कहा, मेरा दोस्त ओलिवर ट्विस्ट। यहूदी ने मुस्कुराया और ओलिवर को हाथ में लेकर उसे सलाम किया और उम्मीद जताई कि उसे उसके साथ करीबी जान पहचान का सम्मान मिलेगा। इसके बाद पाइप वाले युवा सज्जन उसके चारों ओर आए
और दोनों हाथों को बहुत मजबूती से हिलाया, विशेषकर उस हाथ को जिसमें वह अपना छोटा सा बंडल पकड़े हुए था। एक युवा सज्जन बहुत चिंतित था कि उसकी टोपी को लटका दे, और एक अन्य सज्जन ने इतना सहयोग किया कि उसके हाथों को उसकी जेब में डाल दिया, ताकि वह बहुत थका हुआ था और सोने जाने पर खुद उन्हें खाली करने की झंझट से बच सके। ये विनम्रताएं शायद और भी आगे बढ़ती, लेकिन यहूदी के तवे की कांटे के उदार उपयोग ने उन प्यारे युवाओं के सिर और कंधों पर खत्म कर दिया जिन्होंने इन्हें प्रस्तुत किया था। हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं, ओलिवर, बहुत, यहूदी ने कहा। डॉजर, सॉसेज हटा दो और ओलिवर के लिए आग के पास एक टब खींचो। तुम रुमालों को देख रहे हो? हाँ मेरे प्यारे, बहुत सारे हैं, हैं ना? हम बस उन्हें धोने के लिए तैयार कर रहे हैं, बस इतना ही, ओलिवर, बस इतना ही। हाँ हाँ हाँ। इस भाषण के अंतिम हिस्से को पुराने सज्जन के सभी आशावादी शिष्यों द्वारा जोरदार शोर से स्वागत किया गया। इसके बीच उन्होंने रात का खाना खाया। ओलिवर ने अपना हिस्सा खा लिया और फिर यहूदी ने उसे गर्म जिन और पानी का एक गिलास बनाया और उसे सीधे पीने को कहा, क्योंकि एक अन्य सज्जन को गिलास की जरूरत थी। ओलिवर ने जैसा कहा गया वैसा किया। तुरंत बाद उसने महसूस किया कि उसे धीरे धीरे एक बोरों पर उठाया गया और फिर वह गहरी नींद में चला गया।